2014 और 2019 में बहुत डिसाइसिव विक्ट्री मिली आपको। फिर से आप वही बात कर रहे हैं कि डिसाइसिव विक्ट्री इस बार बहुत ज़रूरी है और आप उसमें इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं। ग्रोथ स्टोरी और डिसाइसिव विक्ट्री का क्या मेल है? देखिए, पहली बात है कि लोकतंत्र में मैं तो चाहूँगा हर एक राजनीतिक दल में ये एस्पिरेशन होना चाहिए कि भाई हम चुनाव लड़े, लोगों का विश्वास जीते और सत्ता में आकर के हमारे जो उसूल हैं, हमारे जो रूल्स हैं, जो भी अपने सपने हैं उसको लागू करने का प्रयास करें। तो किसी भी राजनीतिक दल में अगर ये महत्वाकांक्षा ही नहीं है तो फिर लोकतंत्र के लिए ही ठीक नहीं है। तो लोकतंत्र की आवश्यकता है कि सभी राजनीतिक दल जो भी है इनके मन में भाव रहना चाहिए कि वे कभी न कभी सत्ता में आकर के अपने विचारों के आधार पर देश की सेवा करेंगे। ये लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, देखिए 2014 में जब हम आए थे तब एक 5-6 दशक का कांग्रेस को राज करने का अवसर मिला और शायद उनको कोई विपक्ष जैसा कुछ था ही नहीं, इतना मीडिया भी नहीं था और न ही इतनी मीडिया में वाइब्रेंसी थी। यानी एक प्रकार से उनके लिए ऐसा खुला मैदान था और देश भी उनके साथ था, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन के बाद जो भाव थे वो जो चाहते वो देश कर लेता, लेकिन वो मौका गंवा दिया और धीरे धीरे डिटोरेशन पर आया। और उस परिस्थिति में 2013 में, जबकि मेरे पर एक आरोप था इस आदमी को हिंदुस्तान का क्या पता है, इस आदमी को दुनिया का क्या पता है, ये सारे नकारात्मक मुद्दे होने के बावजूद भी लोगों ने हमें सेवा करने का अवसर दिया। और मैं कह सकता हूं कि 2014 वो उम्मीद का कालखंड था। लोगों के दिल में भी उम्मीद थी और मेरे मन में भी उम्मीद थी कि हम उनकी उम्मीदों को पूरा करें। और 5 साल में सरकार चलाना मतलब मैं शासन नहीं करता हूं, मैं सेवा करता हूं। सरकार चलाने का मतलब मैं पद पर बैठ करके मौज करने के पक्ष में नहीं हूं। मैं एक सामान्य नागरिक से भी ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करता हूं लोगों के लिए। लोगों ने बड़े निकट से हमारी सरकार के कामों को देखा। 2014 में उम्मीद का वातावरण था, 2019 में ये एक प्रकार से विश्वास में पलट गया। जन सामान्य का इतना विश्वास, उसने मेरे भीतर एक नया आत्मविश्वास भर दिया। मुझे लगा कि हम सही दिशा में हैं। हम सबके लिए जो काम करने का, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास का मंत्र लेके चले हैं, उसको जमीन पर हम उतार पाए हैं। और उसका परिणाम ये आया कि 2019 का कालखंड एक विश्वास का कालखंड रहा। और आज जब मैं 2024 में देशवासियों के पास गया हूं तो मेरा 13-14 साल का एक राज्य के मुख्यमंत्री नाते अनुभव, 10 साल का प्रधानमंत्री के नाते अनुभव और इसमें किए हुए कामों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि मैं इस बार गारंटी लेके गया हूं। यानी कभी उम्मीद, फिर विश्वास और अब गारंटी। और जब गारंटी होती है ना तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और मुझे लगता है कि आज दुनिया में जो भारत का के प्रति भरोसा बना है, आखिर विश्व ने, हिंदुस्तान ने 30 साल तक अस्थिर सरकारों को देखा है। अस्थिर सरकारों ने देश का बहुत नुकसान किया है। विश्व में भी भारत का पूरी तरह देखने का नजरिया बहुत ही एक प्रकार से कोई वैल्यू ही नहीं था। लेकिन
स्थिर सरकार क्या कर सकती है वो देश के मतदाताओं ने देखा है। और इसलिए मुझे लगता है कि 2024 ये चुनाव मोदी नहीं लड़ रहा है, बीजेपी नहीं लड़ रही है, देश की जनता का इनिशिएटिव है। देश की जनता 10 साल के अनुभव के आधार पर निर्णय कर चुकी है और इसलिए ये चुनाव का उस अर्थ में अत्यंत महत्व है। तो आप जगह जगह जा रहे हैं मोदी जी, सभाएं कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, माहौल क्या लग रहा है आपको? लोगों के रिएक्शन के ऊपर मैं सार्वजनिक जीवन में लंबे समय से काम करता हूं। मैं संगठन का कार्यकर्ता रहा हूं, तो मैं माहौल को समझ पाता हूं। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन उस वाइब्रेशंस को समझ पाता हूं और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि मैं जहां जहां गया हूं, और मैं कोई चुनाव के समय दौरा करने वाला इंसान नहीं हूं। मैं हफ्ते में नॉर्मली हर फ्राइडे सैटरडे संडे कहीं न कहीं जाता हूं, सरकार के कामकाज करता हूं, वो भी मैं जनता के बीच में करता हूं और उसके कारण मुझे बदलता हुआ माहौल वो सब उसका मुझे अंदाज आता है। और इसलिए मैं देख रहा हूं कि ये जो एक तरफा वातावरण दिख रहा है वो चुनाव डिक्लेयर होने के बाद पैदा नहीं हुआ है। ये पिछले 10 साल में निरंतर बढ़ता गया है और लोगों का अप्रत्याशित समर्थन। दूसरी तरफ मुझे बताइए, सामान्य मतदाता है, आप ही अगर मतदाता है तो आप मतदाता के नाते वोट करने जाएंगे तो क्या सोचेंगे? पहले तो आप सोचेंगे कि ये देश किसको दे रहा हूं, किसके हाथ सुपुर्द कर रहा हूं। तो आप जो भी लोग दिखते हैं कंपैरिजन करेंगे, फिर आप तक नहीं इनको देश उनको सुपुर्द कर सकते हैं। क्यों? तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो जो बात बताते हैं और जो करते हैं उन सब के आधार पर एक मन बनता है। दूसरा, उनके हमारे साथी कौन है, हमारी सोच क्या है, हमारा एजेंडा क्या है, दूसरे स्टेज पर वो देखता है। औरों के कारनामे कैसे रहे, अनुभव कैसा रहा है, वो देखते हैं। दूसरा, इस बार के चुनाव का एक सद्भाग्य है कि 2014 में मतदाताओं को कंपैरिजन के लिए अवसर बहुत कम था। एक गुस्सा था, मोदी को लाओ। अब उनके पास कंपैरिजन, अच्छा भाई वो ऐसा करते थे, मोदी ऐसा करता है, वो ये गलती करते थे, मोदी ये गलती नहीं करता है, वो ये बुराई करते थे, मोदी नहीं करता है। और इसलिए अब कंपैरिजन के बाद वो नतीजे पर पहुंच रहे हैं। और इसलिए मैं उनकी आंखों में प्रेम तो देखता ही हूं, आकर्षण भी देखता हूं, लेकिन साथ साथ उनकी आंखों में एक जिम्मेवारी में देखता हूं। वो जिम्मेवारी कहते हैं कि ये चुनाव हम जिताएंगे, मोदी जी आप शांत रहिए, आप चिंता मत कीजिए। ये मैसेजिंग, उम्मीद दिखाई दे रहा है लोगों में। उम्मीद से भी कोई कहीं अनेक गुना ज्यादा है। गारंटी, विश्वास गारंटी, दैट इज द प्रोग्रेस। आपकी अभी तक की सरकार बहुत ही 2014 से ही है, टोटली एंटी करप्ट। कभी किसी ने कुछ लांछन लगाया, कभी कुछ लगता नहीं है। बिलीफ है कि आप बिल्कुल टोटली नॉन करप्ट गवर्नमेंट रन करते हैं। उसके बाद भी अभी जैसे ईडी के अरेस्ट वगैरह हुए हैं, कई लोग उस पर कहते हैं कि मिसयूज़ हो रही है सेंट्रल एजेंसीज आपके पॉलिटिकल रीजंस के लिए। एंटी करप्शन का है प्लैंक, लेकिन इसके लिए हो रही है। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं 13 साल तक एक राज्य में भारी बहुमत के साथ सरकार चलाता था। तो अच्छा, आर्थिक रूप से अच्छा राज्य, उसमें मैं सेवा करने का मुझे अवसर मिला और पिछले 10 साल से यहाँ हूँ। तो लोग मेरे जीवन को भी देखते हैं, तो मेरे साथ वाले हैं वो भी मेरा जीवन देखते हैं, वो मेरे उसूलों को देखते हैं। और बाय एंड लार्ज हमारा तो यहाँ थोड़ा बहुत लीडर का अगर एक है कि भाई इन चीज़ों में मेरे वैल्यूज़ हैं, तो फिर कोई सर्कल के बाहर पैर नहीं रखता है। दूसरा,
मैं प्रारंभ से मेरा एक आग्रह रखा है कि मेरी गवर्नमेंट पॉलिसी ड्रिवन होनी चाहिए, एडवोकेटिज्म नहीं होना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट में पॉलिसी रखो। पॉलिसी में गलती हो सकती है, लोगों को आलोचना करने का हक है, लेकिन जब पॉलिसी होती है, ब्लैक एंड व्हाइट में होती है, तो किसी भी अफसर को इफ्स एंड बट्स का अवसर नहीं मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन का अवसर नहीं मिलता है। उसको ये मानना पड़ता है कि ये तो बाएं जाए या दाएं जाए, और इसके कारण जो नागरिक है उसको भी लगता है भाई ये मेरे हक का है, मुझे मिलेगा, ये मेरे हक का नहीं मिलेगा, तो उससे एक विश्वास भी बढ़ता है। दूसरा, आपने देखा होगा हमने कुछ कदम भी उठाए। पहले रिक्रूटमेंट में क्लास 3 क्लास 4 के लिए सब इंटरव्यू होते थे, अब इंटरव्यू 30 सेकंड का होता था। मैं तो दुनिया में ऐसा कोई तेजस्वी देखा नहीं कि 30 सेकंड में तय कर ले कि ये अच्छा है और बुरा है। तो मैंने कहा नो इंटरव्यू, लोग अपना जो भी बायोडाटा है इसके आधार पर अप्लाई करें और कंप्यूटर तय करेगा कि कौन योग्य लोग हैं। पहले 200 आएंगे कंप्यूटर से, उनको ऑर्डर दे दो। हो सकता है 2-4 लोग हमारी अपेक्षा से भी कहा जाएंगे, लेकिन कम से कम उसको ये तो लगेगा कि भाई मुझे तो ट्रांसपेरेंसी से मौका मिला है, मैं अपनी क्षमता बढ़ाऊं, मैं अपना काम करूं। और आज उसके कारण लोअर लेवल पे ऐसी कोई चीज, अब जैसे इनकम टैक्स असेसमेंट, सबसे ज्यादा शिकायतें रहती थी, करप्शन का अवसर तो वही होता है। हमने फेसलेस कर दिया, टेक्नोलॉजी कर दी। आज मुंबई की फाइल गुवाहाटी में देखी जाती होगी या चेन्नई में देखी जाती होगी या कोची में, किसी को मालूम ही नहीं है, और इसलिए वो मेरिट के आधार पर चीजें देखता है, तो लोगों का विश्वास भी बनता है और काम भी सर्विसेज में हमने डिजिटल अप्रोच लिया। ह्यूमन इंटरवेंशन को हम मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे हमारा जैम पोर्टल है, आप जैम पोर्टल पर आइए, सरकार को जो भी खरीदी करनी है जैम पोर्टल पे जाए, कोई और स्पीड भी होती है, क्वालिटी भी मिलती है। तो मैं समझता हूं कि ये हमारा जो ऑनलाइन मैकेनिज्म है, एक मल्टीफेसेटेड हमारी एक्टिविटी है, उन सारी चीज़ों का परिणाम है। अब जैसे हम किसी प्रधानमंत्री ने कहा था 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे जाता है, तो बीच में कोई न कोई पंजा तो खा ही जाता था। अब हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, 1 रुपया भेजते हैं 100 पैसा पहुंचता है, तो सामान्य मानवीय को भी लगता है मेरे हक का मुझे मिलेगा। तो उसके कारण अब मुझे बताइए, कोरोना के इतने बड़े संकट में भी देश पूरी तरह सरकार के साथ क्यों रहा? उसको विश्वास था कि संकट बड़ा आया है, लेकिन ये भी हमारी तरह मेहनत करते हैं तो इसका फायदा होता है। तो ईडी और सीबीआई के मिसयूज के बारे में कुछ सवाल उठ रहे हैं। मैं हैरान हूं जी कि कोई भी, अगर मान लीजिए रेलवे है, रेलवे में टिकट चेकर का एक पोस्ट है, अब कोई ये कहे कि भाई ये क्यों चेक करता है टिकट, क्या हम बेईमान है क्या? टिकट चेकर का दायित्व है कि टिकट चेक करना चाहिए उसने। वैसे आपने ईडी बनाया क्यों, सीबीआई बनाया क्यों? ये उनका दायित्व है। सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनको रोकना नहीं चाहिए, उनमें अड़ंगे नहीं डालने चाहिए, उनको स्वतंत्र रूप से काम करना देना चाहिए। जैसे एक टिकट चेकर को करने देते हैं, उसको भी करने देना चाहिए। दूसरी बात है, तो आखिर ईडी ने काम क्या किया है? ईडी ने करप्शन के खिलाफ मामले किए। अब हर प्रकार के होते हैं, सरकारी बाबुओं के होते हैं, ड्रग्स माफियाओं के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। इसमें सिर्फ 3% वो लोग हैं जिनका राजनीतिक जीवन है या राजनीति से जुड़े हुए लोग, 3%। 97% वो लोग हैं जो बेईमानी में कहीं न कहीं धरे गए हैं। कई अफसर घर गए हैं, कई अफसर जेलों में पड़े हैं, इसकी कोई चर्चा ही नहीं करता है। अगर देश में करप्शन के खिलाफ काम करने के लिए एक संस्था को जन्म दिया आपने, वो तो पुरानी सरकारों ने दिया है, हमने नहीं बनाई है। वे अगर काम न करे तो सवाल पूछना चाहिए, काम करे इसलिए सवाल पूछा जाए
ये लॉजिक बैठता नहीं। अच्छा, 3% सिर्फ हैं जिनको अभी तक ईडी पहुंची है, 97% दूसरा है। दूसरी बात है, भ्रष्टाचार से सिर्फ रुपया पैसा का न्याय होता है ऐसा नहीं। मान लीजिए एक ब्रिज है, भ्रष्टाचार के तहत ऐसे ही किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दी गया और ऐसे ही उसने ब्रिज बना दिया और कुछ साल में वो ब्रिज गिर गया। मुझे बताइए कितना भयंकर नुकसान होगा। उसी प्रकार से एक सामान्य नागरिक बड़ी मेहनत करके उसने अपनी एग्जाम पास की, लेकिन चूंकि भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी सिफारिश नहीं है, इसलिए उसको हक नहीं मिलता और किसी फालतू व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है। यह असंतोष जो है वो देश में लंबे समय तक नहीं चलता है। दूसरा, ईडी ने 2014 से पहले पीएमएलए, जिसके अंतर्गत ईडी ऑपरेट करती है, 1800 से कम उन्होंने केसेस किए थे। अब देखिए, जबकि उनको काम करना था, जबकि उस समय तो सरकार पर बहुत आरोप लग रहे थे भ्रष्टाचार के, 1800 किया। 2014 के बाद हमने 10 साल में हमारे यहाँ कारखाने में ईडी ने 5000 से ज़्यादा केसेस किए हैं। ये उसकी एफिशिएंसी है, उसकी एक्टिविटी दिखाता है। 2014 से पहले ओनली 84 सर्चेज कंडक्ट की गई थी, ओनली 84। इतना बड़ा डिपार्टमेंट सोया पड़ा था। 2014 के बाद 7000 सर्चेज हुई है। 84:7,000। 2014 के पहले मैंने उनके 10 साल में करीब 5000 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी अटैच की गई थी। 2014 के बाद 1.25 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। ये देश की संपत्ति है जी। अब मुझे बताइए, ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या बताता है? ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है एफिशिएंसी, बड़े स्केल पर एक्टिविटी और स्वतंत्र रूप से। अगर हम देश में करप्शन हटाना चाहते हैं तो आपको जो संस्था जिस काम के लिए बनी है उसको आपने काम करने देना चाहिए। पॉलिटिशियनों ने ऐसी संस्थाओं को अंदर अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। और इसलिए भले मैं प्रधानमंत्री हूं, लेकिन मेरा कोई हक नहीं बनता है कि मैं ईडी के काम के अंदर रुकावट डालूं। क्लियर फोकस साउथ दिखाई दे रहा है मोदी जी, दक्षिण के राज्यों के ऊपर फोकस दिखाई दे रहा है आपका। मगर कर्नाटक में विधानसभा चुनाव घटे और आपने बहुत जमकर प्रचार किया, नतीजे उतने आप जैसे चाहते थे उतना ऐसे नहीं आए। तेलंगाना का ऐसे हुआ। अब 131 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज आते हैं उनमें से 50 से ज़्यादा जीतने की उम्मीद रख रहे हैं। पॉसिबल लग रहा है? हमारे देश में एक नैरेटिव बना दिया गया बहुत समय से कि भाजपा यानी अपर कास्ट की पार्टी। रियलिटी ये है कि भाजपा में सबसे ज़्यादा एससी हैं, सबसे ज़्यादा एसटी हैं, सबसे ज़्यादा ओबीसी, ये सारे हमारे, सबसे ज़्यादा मेरे मिनिस्ट्री में ओबीसी हैं। फिर बना दिया कि भारत अर्बन पार्टी है। आज मेरी पार्टी का पूरा कैरेक्टर ऐसा है कि जिसमें ग्रामीण लोग सबसे ज़्यादा है। फिर भाजपा का एक कैरेक्टर बना दिया कि ये तो बहुत ही पुरानपंथी पार्टी है, नया सोच ही नहीं सकती है। आज डिजिटल मूवमेंट का नेतृत्व पूरा अगर दुनिया पे कोई करता है तो बीजेपी रूल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो ये जो भ्रम फैलाए हुए हैं वो गलत है। दूसरा, आप तेलंगाना देखिए, तेलंगाना में हमारा जो वोट शेयर था, आज हमारा वोट शेयर डबल हो चुका है। 2019 में पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए, ये लोगों को जानकारी दीजिए आप। 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में साउथ में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है। सबसे ज्यादा सांसद बीजेपी के हैं। 24 भी होगी और मैं मानता हूं ये पहले की तुलना में वोट शेयर तो बहुत बढ़ेगा, सीटें भी बहुत बढ़ेगी, ये मैं मानता हूं। दूसरा, साउथ में जो सरकारें हैं
उनकी पहचान क्या बन गई है? चाहे कांग्रेस हो, चाहे एलडीएफ हो, चाहे डीएमके हो, सब जगह पे क्या पहचान है? आज हम पुडुचेरी में सरकार में है, पुडुचेरी साउथ में है, पता होना चाहिए, हम सरकार में हैं। और आप अंडमान निकोबार, हमारा सांसद जीत करके आता है, जहां पर सबसे ज्यादा हमारे साउथ इंडियन भाई भी रहते हैं और बंगाली भाई भी रहते हैं। और इसलिए ये जो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, अब इनकी सरकारों का तरीका क्या है? पूरी तरह ये फैमिली रन सरकारें हैं, भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार है जी। अब आप देखिए वहां हाल क्या है साउथ में। कांग्रेस के युवराज उत्तर से भाग करके दक्षिण में आश्रय लिया, उन्होंने वायनाड में निकल गए। इस बार उनकी हालत यह है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही 26 तारीख को वायनाड का पोलिंग हो जाएगा, वे किसी और सीट की घोषणा उनके लिए होगी। वो दूसरी सीट की तलाश में है, ये पक्का लिख के रखिए मेरे शब्द। और मैंने एक बार घोषणा की थी पार्लियामेंट में कि उनके बड़े बड़े नेता अब लोकसभा लड़ने वाले नहीं है, वो राज्यसभा में जाएंगे। और मेरे कहने के 1 महीने के बाद उनके सबसे बड़े नेता को राज्यसभा से आना पड़ा, लोकसभा छोड़ देनी पड़ी। तो ये पराजय पहले से स्वीकार कर लिया है जी। और इसलिए मैं इस बार पूरी तरह आश्वस्त हूं कि, और मैं जब ये राम मंदिर को लेकर के मेरा अनुष्ठान चल रहा था, और जब मैं साउथ में अनुष्ठान के समय गया तो मैं देखा कि वहाँ पर जो लोगों का प्यार मैं देख रहा था, लोगों का विश्वास देख रहा था, वो मैं मानता हूँ कि अनप्रेसिडेंटेड था। और अब मैं पक्का मानता हूँ कि जो मिथ है वो टूटेगा। बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर भी मिलेगा, और इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रतिनिधि संसद में मेरे साथ काम करने के लिए आएंगे। वोट शेयर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। कर्नाटक से आता हूं मैं, और कर्नाटक के बारे में ही सवाल। कर्नाटक के कांग्रेस सरकार इस पर निर्भर है कि उन्होंने 5 गारंटी दिए हैं, 2,000 रुपये महिलाओं को जाती है। ये सब गारंटी स्कीम्स, फ्रीबीज आप कैसे देखते हैं मोदी जी? और इसमें खाली ये, क्या इंडिया ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट कर सकती है ऐसी फ्रीबीज? कैन इंडिया अफोर्ड सच फ्रीबीज? और इस बार लोकसभा चुनाव में 1 लाख रुपए हर महिला को, और 25 गारंटी की बात कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस? ऐसा है कि उनकी क्या मजबूरी है वो जाने। निराशा की गर्त में डूबे हुए राजनीतिक दल हाथ पैर मारने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मेरी बात बताता हूं। देखिए, मुझे लंबे अरसे तक गुजरात में एक मुख्यमंत्री के नाते काम करने का अवसर मिला है, और 10 साल से मुझे प्रधानमंत्री के रूप में लोगों ने काम करने का मौका दिया है। मेरा पास इतना लंबा अनुभव है, और मेरा अनुभव है कि हमने कभी भी हमारे देश के नागरिकों के सामर्थ्य को कम नहीं आंकना चाहिए। मैंने एक बार लाल किले से कहा कि भाई जो अफोर्ड कर सकते हो गैस की सब्सिडी छोड़ दें। इस देश में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आए जिन्होंने गैस की सब्सिडी छोड़ दी। यानी मेरे देश के लोग, किसी समय हम शायद कहते थे, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा खाना छोड़ो, खाना छोड़ा था। आज भी मेरा देश, मेरे देश के नागरिक हमसे ज़्यादा देश को प्यार करते हैं, हमसे ज़्यादा देश के लिए करने को तैयार है जी। हम कम से कम उनको कम न आके। अब देखिए, कोविड के समय मैंने पार्लियामेंट में रिक्वेस्ट की सांसदों को कि भाई आपकी सैलरी छोड़ दीजिए। मेरे देश के सांसदों को कभी कभी लोग कान पकड़ते हैं कि तुम अपना तनख्वाह बढ़ा दे। मेरे देश के सांसदों ने अपनी सैलरी छोड़ दी थी। ये सारी चीजें हैं जो प्रेरणा देती हैं।
गरीब की हैंड होल्डिंग होनी चाहिए, इस देश के नागरिक की हैंड होल्डिंग चाहिए। और हमारा मॉडल है देश के हर नागरिक को एम्पावर करना, गरीबों को विशेष रूप से एम्पावरमेंट मिलना चाहिए। और देखिए बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि आप सिस्टमेटिक जनता पर का बोझ कम करना है सरकार का दायित्व है, ये कोई उपकार नहीं है, हमारा का दायित्व है। लेकिन उसके तरीके क्या, जैसे हमने जन औषधि केंद्र खोले, करीब 11,000 जन औषधि केंद्र खोले हैं और मैं 25,000 तक ले जाना चाहता हूं। जन औषधि केंद्र में करीब 2,000 दवाइयां मिलती हैं, करीब 300 से ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट मिलते हैं और 80% डिस्काउंट। मतलब आपके परिवार में बुजुर्ग हैं और आपके परिवार के बुजुर्ग को अगर महीने का 2,000-3,000 की दवाई लगती है तो मध्यम वर्ग के परिवार पर बहुत बड़ा बजट पर आज 80% डिस्काउंट हो गया तो उसको भी लगता है माँ बाप की सेवा करूंगा। अब देखिए बिजली बिल कम करने के लिए मैंने एलईडी बल्ब योजना लाई। जो एलईडी बल्ब कांग्रेस के जमाने में 400 रुपये मिलता था, मेरे जमाने में 40 पे आ गया। एलईडी बल्ब के कारण उसका 20%, 30% बिजली का बिल कम हो गया। और अभी मैं पीएम सूर्य घर योजना लेके आया हूं। आप सोलर पैनल लगाइए, 0 बिजली बिल। इतना ही नहीं, आगे का कालखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल का आने वाला है, तो आप सोलर एनर्जी से अपने घर की बिजली का उपयोग करिए और आपके व्हीकल को भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्जिंग कर सकते हैं उसी से। इसका मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन भी 0 बजट वाला हो सकता है। अब ये एम्पावरमेंट भी है, एट द सेम टाइम उसके सर पर आर्थिक जो बोझ है वो कम करने का लगातार प्रयास। और इन सर प्रोजेक्ट का परिणाम क्या आया है? पहले गरीबी हटाओ के नारों 5 दशक तक सुने हैं, पहली बार देश सुन रहा है कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। ये एम्पावरमेंट से होता है। देश का सामान्य नागरिक बहुत सामर्थ्यवान है। मेरा देश के सामान्य नागरिक पर ज्यादा भरोसा है। आप क्योंकि आप जनौषधि केंद्रों पर बोले, एक वीडियो देख रहा था मैं, कोई बुजुर्ग खड़े होके बोलते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस था आपका, 5,000 रुपये पहले औषधि का खर्च आता था, अब 1,600 पे कम हुआ है और मैं बचे हुए पैसों से फल खा पा रहा हूँ। आप भी बहुत भावुक हुए थे, उस बात करते करते बहुत भावुक हो गए थे आप। लगता है ऐसे बहुत सुकून देते हैं ऐसे योजनाएं। Yeah, I'm from Kerala and more interested in Kerala. You seem to be more focused in Kerala than previous years, and whenever you come to Kerala, you focus on the cooperative sector and the looting of public money. It is, can I expect some actions or? पहली बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के जमाने से हम पूरे देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के हर हिस्से की सेवा करने। राजनीतिक फायदा हो वहां करो काम, राजनीतिक फायदा न हो वहां न करो काम, ये हमारे सिद्धांत नहीं है। 1967 में जनसंघ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन केरल में हुआ था। क्या मतलब हमारे लिए केरल सत्ता पाने के लिए एक मैदान है ऐसा नहीं है, हमारे लिए केरल भी वैसे ही सेवा क्षेत्र है और हम सेवा करते हैं और हम उतने ही लगन से पहले से कर रहे हैं। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गोलियों से भून दिया गया है, पॉलिटिकल मर्डर किए गए हैं, उसके बावजूद भी हम आज भी वहां सेवा, मां भारती की सेवा करने के भाव से कर रहे हैं। और लेफ्ट की कैडर पर अदालतों ने सजाएं फरमाई हमारे लोगों की हत्याओं के खिलाफ, कई लोग उनके जेल में हैं। तो उसके बावजूद क्यों हमारे लिए कच्छ हो या गुवाहाटी, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हमारे देश का हर कोना हमारा है और इसे हम करें। दूसरी बात है, आपने देखा होगा त्रिपुरा, किसी जमाने में लेफ्ट 3-4 दशक तक उनका था, जैसे ही बीजेपी आई तो लोगों को पता चला भी ये तो लूटते थे। त्रिपुरा में बीजेपी इतना अच्छा काम करे लोगों के, और बार बार बीजेपी को अब त्रिपुरा में लोग जिताने लगे हैं। वैसा ही केरल के अंदर
इतना भ्रष्टाचार की गंध भरी पड़ी है, लेकिन इकोसिस्टम ऐसी बनाई हुई है कि कोई चीज बाहर आने नहीं देते हैं। और इसलिए इस चुनाव में जब गया, मैं कोऑपरेटिव को लेकर के इसलिए बोला हूं कि ये सामान्य मानवी के साथ बहुत बड़ा क्राइम है। ये इसको माफ नहीं किया जा सकता। गरीब परिवार बैंक में पैसा रखता है ना, तो उसको लगता है चलो ब्याज यहाँ ज्यादा मिलेगा, तो उसको लगता है कि भाई पैसा रखता हूं तो बेटी बड़ी होगी तो शादी करवा लूंगा, और बड़ी मेहनत से वो कमा करके उसके पैसा रखता है। फिशरमैन के पैसे हैं, किसान के पैसे हैं, मजदूर के पैसे हैं। और करीब 300 कोऑपरेटिव बैंक है जो पूरी तरह ये लेफ्टिस्ट लोग चलाते हैं, और करीब 1 लाख करोड़ रुपया केरल के गरीबों का, सामान्य मानवी का उसमें पड़ा हुआ है। अब आप उसमें देखिए कि इन्होंने क्या किया। उसके संचालन करने वालों ने उनके पैसों की चिंता नहीं की, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद कर ली। अभी एक बैंक में हमने जो कार्रवाई की तो उसमें करीब 90 करोड़ रुपए हमने अटैच किया है, और मैंने अभी लीगल एडवाइस में ले रहा हूं कि ये जो 90 करोड़ रुपए हैं, जिनके पैसे बैंक में थे, इनको वापस कैसे मिले। मैंने ईडी से भी आग्रह किया कि भाई हम देना शुरू करें, और जो लूट रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी अटैच करें। हमने अब तक 17,000 करोड़ रुपीस जो इस प्रकार से पकड़े थे, वो संबंधित जिसका था उसको वापस किया है, 17,000 करोड़ रुपीस। और इसलिए मैं केरल में इन 300 बैंक का जो घपला इन्होंने किया है, अरबों खरबों रुपयों की, ये जो 1 लाख करोड़ रुपया, ये छोटी अमाउंट नहीं है, गरीब है, और मैं मानता हूं उसको, मैं गंभीरता से मैंने लिया है। और ये मेरे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये सामान्य मानवी के जीवन का मुद्दा है जी। There is a lot of discussion between this north-south divide, and it's alleged that the central government is showing a stepmother attitude to the southern states like Karnataka and Kerala. Kerala has also filed a case in the Supreme Court. कर्नाटका में गवर्नमेंट आपके ऊपर आरोप लगाती है कि जितना टैक्स हम देते हैं उसमें से बहुत कम हमें वापस मिल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सेपरेट नेशन करने की। पहली बात है कि हम सब मां भारती के कल्याण के लिए, हम सबका दायित्व है, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, 140 करोड़ देशवासियों का हमारा जिम्मा है। व्यवस्था के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग काम मिले हैं, लेकिन हम सबका लक्ष्य, भारत सरकार का भी लक्ष्य ये होना चाहिए कि केरल के भी किसी गांव के व्यक्ति को सुविधा के लिए जो योजना बननी चाहिए उसको मिलना चाहिए। कर्नाटका के भी किसी व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। तो ये हमारी मूलभूत संविधान का स्पिरिट यही है हमको। अब मुझे बताइए, हिमालय से नदियां निकल रही हैं, और हिमालय के जो राज्य हैं वो कह दे कि पानी कहीं किसी कोई मालिकी नहीं है तो मेरी मालिकी है, तो देश चलेगा क्या? कोयला की खदानें हमारी एक स्थान पर है, और हम कह दें कि अब मेरे यहाँ से कोयला बाहर नहीं जाएगा, तो और राज्य अंधेरे में डूब जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये सोच ठीक नहीं है जी। ये संपत्ति सब देश की है, कोई हम उसमें से मालिक नहीं है। दूसरी बात है, ये व्यवस्थाएं संविधान में निर्धारित नियमों से चलती है, कोई सरकार और अपनी मर्जी से नहीं करती है। जब 14th फाइनेंस कमीशन आया, उसने एक ऐसा बड़ा जबरदस्त निर्णय किया। पहले 32% डिवैल्यूएशन था, उन्होंने 42 कर दिया। अब सब तरफ से मेरे दबाव था, साहब 42 कर ही नहीं सकते, देश चल नहीं सकता है, आप सरकार चला नहीं पाओगे, फेल हो जाओगे। और सरकार को हक है उसमें से 10 में से 5 चीजें लेनी, 3 लेनी, 2 लेनी, 10 लेनी, न लेनी, सरकार के पास अधिकार है, पार्लियामेंट को अधिकार है। लेकिन जब मेरे सामने आया, मैंने कहा भाई मैं जानता हूं, अफसरों ने कहा कि साहब ये तो बहुत मुश्किल होगा, भारत सरकार चलाना ही मुश्किल होगा, इतना डिवैल्यूएशन हो जाएगा। मैंने कहा जी नहीं, ये मेरा प्रारंभ है,
मुझे राज्यों को पर भरोसा है, राज्य भी अच्छा करेंगे, पैसे जाने दो राज्यों के पास। और हमने 32 का 42 वैसा का वैसा फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार किया। अब यूपीए के कालखंड में मनमोहन सिंह जी जब थे और रिमोट सरकार चलती थी, तब कर्नाटका को डिवैल्यूएशन का 10 साल में 80,000 करोड़ रुपए मिले थे। हमारी सरकार ने करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। केरला यूपीए के समय 46,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। हमारी सरकार ने 1,50,000 करोड़ रुपए दिए हैं। अब ये आंकड़े तो बताते हैं, तमिलनाडु यूपीए के समय तमिलनाडु को 95,000 रुपए, तब की वो सरकार में पार्टनर थे। ये केरल वाले भी सरकार में, दिल्ली में पार्टनर थे, हम नहीं बैठे थे, वो बैठे थे। उस समय करीब 95,000 करोड़ रुपया तमिलनाडु को मिला था। आज करीब करीब 3 लाख करोड़ यानी 2,90,000 करोड़ रुपीस तमिलनाडु को मिला है। ये आंकड़े बताते हैं कि ये झूठ फैलाया जा रहा है, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नफरत का वातावरण पैदा किया जा रहा है। कोई भी और दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के साथ बैठी है, जो नेशनल पार्टी है, जो 5-6 दशक तक देश चला चुकी है और ऐसी हरकतें और ऐसी गंदी प्रवृत्तियों में हिस्सेदार बन गई है। आपने अभी जिस तरह बात की, आपने समझाया कि फैलाया जा रहा है, वो ईस्ट वेस्ट डिवाइड की आजकल बहुत ही ज़्यादा बात होने लग गई है। आपने देखा है कर्नाटका में एक एमपी ने तो खड़े होकर कुछ कहा जैसे कि देश के बंटवारे की बात होने लगती है। आप इस तरह के बिल्कुल अजीब सी और इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? हाउ डू यू वांट टू हैंडल सच स्ट्रेंज कमेंट्स दैट पीपल मेक? पहली बात है, देश के राजनीतिक दल भारत के संविधान को समर्पित होने चाहिए और भारत का संविधान हम सबको देश की एकता और अखंडता का दायित्व देती है। अगर कोई इस प्रकार से प्रवृत्ति करता है, उसको उस राजनीतिक दलों ने बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। और कभी कभी लगता है कि कोई एक आध बार बोल गया, ये जो बीज है ना, पता नहीं कब कौन सी ताकत आकर के उसको खाद पानी डाल करके वटवृक्ष बना देंगे। तो तत्कालीन स्वार्थ के लिए ऐसी भाषा से बचना चाहिए, ऐसे इरादों से बचना चाहिए और ये देश को बहुत बड़ा नुकसान। कोई भी सरकार रहे, ये भाषा कभी भी लाभ नहीं करेगी। मैं जब गुजरात में था, मेरे साथ बहुत से अन्याय होते थे केंद्र सरकार से, हर प्रकार के अन्याय हुए थे, लेकिन मेरा एक ही मंत्र रहता था और पब्लिकली रहता था, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। हम सब मिलकर के इस देश को बहुत आगे बढ़ाना है, तो इसमें हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और कर्नाटक में सूखा पड़ा है सर, ऐसे मामले अब सुप्रीम कोर्ट तक जाने लगे हैं, सूखा पड़ा है और जैसे फंड्स केंद्र सरकार से जो आने चाहिए नहीं आए हैं, ऐसे करके रिट पिटीशन डाले हैं और चर्चा बहुत हो रही है कर्नाटक से। हुआ क्या है मोदी जी? देखिए, ये हमारे समय से नहीं, लंबे अरसे से कुछ व्यवस्थाएं निर्धारित हो चुकी हैं। देखिए, कोई भी आपदा उसको लाइट नहीं लेना चाहिए। किसी भी इलाके में आपदा हो, कैलेमिटी हो, उसको अत्यंत संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता से लेना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ की सरकार है भुगतेगी। जी नहीं, आपदा आती है, कैलेमिटी आती है तो सरकार तो बाद में, सबसे पहले नागरिक परेशान होता है और हम सबका जिम्मेवार नागरिकों के प्रति है और इसलिए ये राजनीतिक खेल का मैदान ही नहीं है, होना नहीं चाहिए, ये अत्यंत संवेदनशील। दूसरा पद्धति क्या है? SDRF 900 करोड़ रुपए का फंड ऐसी कैलेमिटी के लिए केंद्र सरकार का हिस्सा समय पर उनको जा चुका है, ये कोई बकाया नहीं है। दूसरा, एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम
जब ऐसी विशेष कैलेमिटी आती हैं, चाहे बहुत बाढ़ आ जाए या चाहे ड्राउट हो या चाहे कोई और बात हो, तो एक इंटर मिनिस्ट्रियल टीम होती है जो भी सभी सरकारों की परंपरा है, ये कोई मेरी सरकार की परंपरा है, वो वहाँ जाती है, अफेक्टेड एरिया में जाती है, वो उसका सर्वे करती है, दौरा करती है, सरकार अपना पिटीशन देती है, फिर एक कमेटी होती है जिसमें पॉलिटिशियन नहीं होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वे मिल करके जायजा लेते हैं। अगर ऐसी विशिष्ट परिस्थिति आई जो 900 करोड़ के उपरांत भी कोई ज़रूरत है तो उसको दिया जाता है। भारत सरकार ने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि भाई ऐसे संकट के समय हम और अधिक मदद करना चाहते हैं, इलेक्शन हमें कमीशन को परमिशन दे। लेकिन राजनीतिक हथियार के फायदा ले गए। आजकल फैशन हो गई है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अड़ंगे डाल दो। अब केरल के लोग गए थे, कैसी उनको डांट पड़ी है जी, कैसी बेइज्जती हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने कैसा उनको लताड़ दिया। अब ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कुछ भी कर लो, बात है सत्य बताओ ना लोगों को। और मैं मानता हूँ ये मीडिया का काम है कि हकीकतों को सच्चे अर्थ में लोगों के सामने रखना चाहिए ताकि देश का नुकसान ना हो। न भारत सरकार की भलाई के लिए करना चाहिए, न राज्य सरकार की भलाई के लिए करना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए सच्चे तराजू से तोल करके रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा आजकल बातें हो रही हैं कि जो नॉन बीजेपी रन स्टेट है उनके गवर्नर में और सरकारों में बहुत तनातनी चलती है। आपका उसके बारे में क्या कहना है, ये किस तरह क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, मैं पहले गवर्नर के पहले एक बात बताना चाहता हूँ। मैं ज़रा इनको पूछना चाहता हूँ, 5-6 दशक से जो सरकारें चलाने का जिनको अनुभव है, दुनिया के दुश्मन देश भी हो ना, हॉस्टाइल कंट्री हो, विरोधी कंट्री हो, वहाँ भी जो हमारे मिशंस होते हैं ना, उन मिशन की पूरी चिंता वो रिस्पेक्टिव कंट्री करती है। उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था, सब, उनको कोई दिक्कत ना आए इसके लिए पूरी व्यवस्था करती है। दुश्मन देश के यहाँ भी हमारे देश के एम्बेसडर को या हमारी टीम को उतना ही सुरक्षा सम्मान दिया जाता है। ये तो मेरा देश है, मेरे राज्य है और संविधान द्वारा निर्मित गवर्नर की पोस्ट है। क्या उसका मान सम्मान मर्यादा उन राज्य सरकारों का दायित्व नहीं है? ये कैसे चलेगा? अब आप कल्पना कीजिए कि केरल के गवर्नर एयरपोर्ट जा रहे हैं और लेफ्ट के साथी मिलकर उनको सामने हुड़दंग कर दे। ये क्या शोभा देता है क्या उनकी सरकार को? मुझे तो कभी, मैंने किसी अखबार में कहीं कॉलम पढ़ा, मुझे हमारे गवर्नर साहब तो बेचारे बहुत सहन करते हैं इसलिए बोलते नहीं हैं, लेकिन आरिफ साहब को जो उनके यहाँ बजटरी प्रोविजन का पैसा मिलना चाहिए उन्होंने खाना बंद करवा दिया था केरल में गवर्नर के यहाँ। अब आप कल उठ करके इतने गुस्से में आ जाएंगे पॉलिटिकल का, उनकी लाइट बिजली सब बंद कर दो, क्या होगा? मुझे याद है महाराष्ट्र में एक बार गवर्नर को ट्रैवल करना था, उनको हेलीकॉप्टर नहीं दिया, विमान नहीं दिया, पहले से तय कार्यक्रम था, लास्ट मोमेंट कैंसिल कर दिया। यानी आप इस प्रकार से, अब मुझे बताइए गवर्नर का घर तमिलनाडु में, उनके राजभवन के बाहर बम फूटे, पेट्रोल बम फेंका जाए, क्या राज्य सरकार ये शोभा देता है क्या? और संविधान पदों की जो सैंक्टिटी होती है वो बनाए रखनी चाहिए। मैं तो राज्य में रहा हूं जी, मेरे ऊपर सारे कांग्रेस के गवर्नर थे, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आता था। मैं उनका मान सम्मान रखता तो वो मेरा मान सम्मान रखते थे, और ये सालों से चलता आया है। अब आज सहन नहीं कर पाते हैं जी। अच्छा, गलत होगा वो तो उसका संवैधानिक पद पर है, उसका दायित्व है, वो करेगा अपना जिम्मेवारी। Yeah, seeking your attention to Kerala back again. BJP is trying hard to get a foothold in Kerala, and for the last 10 years you are also focusing on Kerala, but it is very difficult to get a terrain there. Why is it so difficult? What are the challenges? पहली बात है कि चुनाव में क्या होता है इसके आधार पर हमारी पार्टी सेवा नहीं कर पा रही, ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए पिछले दिनों जब भी केरल में कैलेमिटीज आई,
सर्वाधिक लोग अगर मैदान में रह करके काम किया तो हमारे लोगों ने क्या किया है। और इसलिए आज स्थिति यह है कि केरल में लेफ्ट की जमीन खिसक रही है और वहाँ की जनता को पता चल रहा है कि वहाँ के मतदाताओं की आंख में धूल झोंकी जा रही है। एलडीएफ यूडीएफ इकट्ठा हो तमिलनाडु में, एलडीएफ यूडीएफ आमने सामने लड़ते हो केरल में। अब एशियानेट तमिलनाडु में खबर देगा, साथ है, एशियानेट केरल में खबर देगा, लड़ रहे हैं, तो लोगों का विश्वास टूट जाता है। 2011 विधानसभा चुनाव एनडीए को 6% वोट मिला था। 2014 के बाद लोकसभा, विधानसभा, लोकल बॉडी हर चुनाव में बीजेपी को करीब करीब 15% वोट मिल रहा है। मतलब हम लगातार प्रगति कर रहे हैं, लेकिन वही एक मापदंड नहीं है। हम जिस प्रकार से वहाँ के लोगों की सेवा करते हैं, भरपूर सेवा करते हैं, करते रहेंगे। और मैं मानता हूँ कि गुड गवर्नेंस और नैरेटिव मिस इन्फॉर्मेशन, इसके बीच में लड़ाई है। इन्होंने अब हवा बना दी थी, कोविड में बहुत सफलता की और सबसे ज़्यादा लोग वहाँ मरे, फैल गए। तो आप मीडिया को कंट्रोल करके हवा फैला दोगे, इससे नीचे की स्थितियाँ सुधरती नहीं है जी। BJP is trying to reach out to the Christian minority in Kerala, but it is not getting the desired levels. What is the? पहली बात है कि भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। हमें सैद्धांतिक रूप से समाज के सभी वर्गों का साथ लेकर के चलना, ये हमारा मूलभूत सिद्धांत है। अब देखिए, गोवा में कई दशकों से हमारी सरकार चल रही है, लगातार सरकार चल रही है और वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के मदद से ही चल रही है, उनके सहयोग से ही चल रही है। आज नॉर्थ ईस्ट में देखिए, नॉर्थ ईस्ट में हमारी जितनी सरकारें हैं वो ज़्यादातर हमारे मुख्यमंत्री या तो ईसाई हैं, हमारे मंत्रिमंडल के अंदर ईसाई सदस्य हैं, या तो ईसाई समाज ही तो वहाँ है वोटर सबसे ज़्यादा, उनके वोट से ही हमारी सरकारें बन रही है। और इसलिए क्रिश्चियन समाज का हमारे से सहयोग नहीं है, ऐसा आरोप मैं क्रिश्चियन समाज पर नहीं लगा सकता हूँ। हमारे प्रयत्न और ज़्यादा करने चाहिए हमको, हम कर रहे हैं। अब केरला में बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हमारी लीडरशिप में क्रिश्चियन साथी हैं। क्रिश्चियन लीडर्स, बिशप्स, शायद साल में 5-6 बार मेरे से मिलना जुलना होता है। मेरे यहाँ क्रिसमस भी मैं बड़ा अच्छा फेस्टिवल करता हूँ। एलडीएफ यूडीएफ के झूठ से क्रिश्चियन कम्युनिटी तंग आ गई है और मेरे पास आकर के वो उन्हीं की शिकायत करते, बोले हमारे चर्चों के बीच में इतनी लड़ाई करवा दी है, हमारी चर्च की प्रॉपर्टी को इतना संकट में डाला हुआ है, आप हमारी मदद कीजिए। वो भारत सरकार से मदद चाहते हैं, ये मुसीबत में है और मैं इतनी मुसीबत में वहाँ चर्च जी रहा है, उनकी मुसीबतें मैं देख रहा हूँ, हम उसकी चिंता करने। अब जैसे फिशरमैन है, मैंने अलग अलग फिशरी डिपार्टमेंट बनाया है ताकि हमारे कोस्टल एरिया के लोगों की मदद हो सके। अब उसका स्वागत करते हैं लोग और ये मेरी कोशिश है कि इस प्रकार के प्रयत्नों से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी बने, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मिले और ब्लू इकोनॉमी का जो मेरा क्षेत्र है उसमें भी उस समाज के काफ़ी लोगों को फ़ायदा होने की संभावना है। अच्छा, क्रिश्चियन समुदाय का स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों से गहरा जुड़ाव रहा है। अच्छा, मैं वेटिकन गया तो होली पोप को मिलने गया था, तो बड़ी लंबी चर्चा हुई जी और उनको मेरी सरकार के कामों की काफ़ी जानकारियाँ थी, काफ़ी विषयों पर का, और बहुत से मुद्दों में हम बोर्ड पर थे और मैंने तो उनसे कहा कि आप भारत आइए, मैंने निमंत्रण दिया है उनको। हो सकता है शायद अगली साल वो अपना कार्यक्रम बना ही ले। And the Congress and the UDF alleges that you are going soft with CM Pinarayi Vijayan and his family, especially in the case of gold smuggling. Your response? ऐसा है कि हमारा मोदी का सॉफ्ट होना या हार्ड होने का कोई मतलब ही नहीं है। ये काम इंस्टीट्यूशंस करती हैं, स्वतंत्र रूप से करती हैं और न मेरी सरकार ने न प्रधानमंत्री ने ऐसी चीज़ों में टांग अड़ानी चाहिए, मेरा सिद्धांत है।
जहाँ तक कांग्रेस और कम्युनिस्ट का सवाल है, मैं कहता हूँ ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये कोई अलग है ही नहीं। भ्रष्टाचार में डूबी पिनराई सरकार को हमने हमेशा बेनकाब किया है, मेरे यूनिट ने किया है, हमने भी किया है। क्योंकि अब देखिए 15 अप्रैल का भाषण, CMRL के साथ सौदे का मुद्दा उठाया, हमने डिटेल में उठाया। गोल्ड स्मगलिंग मामले में CM ऑफिस की ओर हमने बिल्कुल इशारा किया, साफ साफ बता दिया। कम्युनिस्ट पार्टी दो बुराइयों के उस पर कभी पहचान नहीं थी, न परिवारवाद का आरोप होता था कम्युनिस्ट पार्टी पे, न भ्रष्टाचार का आरोप होता था। आज इन दोनों में केरल कम्युनिस्ट पार्टी औरों को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। यानी बिहार के कुछ राजनेता और जो बदनाम राजनेता है, उससे भी बुरा हाल परिवारवाद का केरल के कम्युनिस्ट पार्टी में दिखता है, उससे भी बुरा हाल दिखता है। अब देखिए CPM ने कोऑपरेटिव बैंक को लूटा है, उसको बेनकाब करने का काम हमने ही किया है, और आने वाले दिनों में भी लोगों को न्याय दिलाने के लिए हम भरपूर कहेंगे। और कांग्रेस केरला में बोलेगी इन्हें जेल डालो और अगर मैं जेल डालूंगा तो दिल्ली आकर के बयान करेंगे कि देखिए राजनीतियों के प्रति विंडिक्टिव है। अब ये दो प्रकार की बातें करने वाले लोगों को देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है जी। And I will ask, like to ask about some projects of the central government, like the housing scheme. It is mandatory that your Prime Minister picture shall be pasted on the house. In Kerala, people and the political parties feel it's a humiliation for the beneficiaries. Your response to that, please. पहली बात है, कोई फोटो वगैरह का विषय है नहीं, सवाल है उसका नाम। PM आवास योजना नाम का सवाल है, उसका एक लोगो होता है ताकि उसकी आइडेंटिटी हो। बजट जो भारत सरकार का बनता है वो बजट संसद पारित करती है, योजना स्कीम उनके नाम पर पारित करती है। अगर आप वहाँ नाम बदल देंगे तो यहाँ मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट निकलेगा कि केरल में तो PM आवास है ही नहीं, आपके पैसे कैसे दे दिए। तो मैं CAG को क्या रिपोर्ट दूंगा, मुझे बताइए। मेरी जिम्मेवारी है कि भाई सरकार, मुझे पार्लियामेंट ने जो पैसा खर्च करने का हक दिया है वो मैं वहीं खर्च करूंगा, क्योंकि CAG ऑडिट करेगा। तो हम स्कीम में कोई हमारे नाम के लिए नहीं कह रहे, जिस नाम से स्कीम बनती है, और यहाँ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। PM तो कोई भी PM, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जब अटल जी की सरकार थी तब बनी, उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रही, कोई जरूरत नहीं थी बदलने। तो ये PM कोई व्यक्ति नहीं है, एक व्यवस्था है। उसको भी अगर वो विरोध करेंगे तो इसका मतलब आपका नफरत का और निराशा का तत्व कितना दूर है। अच्छा, स्टिकर लगा देने से क्या फायदा है, ये क्यों तनाव पैदा करते हैं। राज्य सरकारों को पास 42% डिवैल्यूएशन मिला हुआ है, वो अपनी योजनाएं चलाएं, कौन मना करता है। और इसलिए हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में दोनों की जिम्मेवारी होती है। अब केरल को लगता है कि इन जिम्मेवारियों को नहीं निभाएंगे,